हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। दोस्तों, इस वीडियो में हम व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियां यानी प्रोजेक्शन मेथड पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इन प्रक्षेपण विधियों की बार बार चर्चा एग्जाम में हुई है। प्रक्षेपण या प्रेक्षणीय विधियाँ, प्रोजेक्शन मेथड। प्रक्षेपण का अर्थ होता है आरोपण, यह इसका शाब्दिक अर्थ होता है। प्रक्षेपण द्वारा व्यक्ति अपने अचेतन मन में दबे संवेगों, भावनाओं, इच्छाओं को किन्हीं व्यवहारों के माध्यम से बाहर निकालता है। व्यक्ति के मन में जो दबे हुए संवेग हैं, इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, उन्हें किसी व्यवहार यानी किसी उद्दीपक के माध्यम से उनसे बाहर निकाला जाता है। यानी व्यक्ति के सामने ऐसा उद्दीपक पेश किया जाता है जिससे वह अपने अचेतन मन में दबे हुए संवेगों को, इच्छाओं को, विचारों को बाहर प्रकट करता है। इन विधियों द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन में दबी हुई दमित इच्छाओं का पता लगाया जाता है, क्योंकि उसके सामने ऐसा उद्दीपक पेश किया जाता है जिसके द्वारा वह अपने मन में दबी हुई दमित इच्छाओं को प्रकट करता है। इनका प्रथम प्रयोग मानसिक मनोरचना के रूप में किया गया था। इन्हें रक्षा तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रोजेक्ट मेथड का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे सिगमंड फ्राइड। बहुत बार इस प्रश्न की चर्चा हो चुकी है कि प्रोजेक्ट मेथड का सर्वप्रथम प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? सिगमंड फ्राइड ने। इन प्रक्षेपण विधियों की क्या उपयोगिता है शिक्षा मनोविज्ञान में? इनका प्रयोग अचेतन स्तर की अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व संरचना के अध्ययन में ये उपयोगी हैं। यानी व्यक्ति के अचेतन मन में क्या चल रहा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, इनके बारे में इसमें पता लगाया जाता है। आंतरिक विचार, भावनाओं, ग्रंथियों के अध्ययन में ये बहुत उपयोगी है। प्राप्त निष्कर्ष व परिणाम विश्वसनीय व वैध होते हैं। इनका उपयोग सामान्य और असामान्य दोनों प्रकार के व्यक्तियों पर किया जा सकता है। दोस्तों, हम इनके जो मनोवैज्ञानिक है, जो इनके प्रतिपादक है, उनको ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे ताकि हम उन्हें भूल नहीं पाए, क्योंकि बार बार इनकी चर्चा हुई है, बार बार ये प्रश्न आते हैं और हमें एक बार एग्जाम में जाने से पहले दोबारा रिपीट कर लेना है ताकि हम इसे भूल नहीं पाए। IBT विधि, इंक ब्लॉट टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण, इसके प्रतिपादक थे हरमन रोसा। यहाँ हमें ध्यान में रखना, हरमन यानी हर मैन को किसकी जरूरत पड़ती है? पेन की जरूरत पड़ती है। और पेन में क्या होती है? स्याही। यानी हर मैन को किसकी जरूरत पड़ती है? स्याही की जरूरत पड़ती है। तो स्याही धब्बा परीक्षण किसका है? हरमन रोसा का। किसका है? हरमन रोसा का। 1921 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में इसका प्रतिपादन किया था। इसमें देखिए दोस्तों, 10 कार्ड होते हैं। जिन 10 कार्डों में से 5 काले, 2 काले व लाल और 3 अन्य रंगों के होते हैं। बहुत बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है कि IBT परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? उसमें 10 कार्ड होते हैं। 10 में से 5 तो काले होते हैं, 2 काले और लाल होते हैं, 3 जो होते हैं वो अन्य रंगों के यानी विविध रंगों के होते हैं। इसका प्रतिरूप होल्ड्समैन ने 1961 में तैयार किया था। भारत में जीजी प्रभु ने स्याही धब्बा परीक्षण विधि का अनुकूलन किया था। IBT परीक्षण की उपयोगिता असामान्य व्यक्तियों की समस्याओं का पता लगाने के लिए उपयोगी है। कदाचारी समस्यापूर्ण बच्चों की विभिन्न गलत क्रियाओं का पता लगाने में ये बहुत उपयोगी है। बौद्धिक स्तर को जानने के लिए IBT परीक्षण उपयोगी है। व्यक्तित्व के मानसिक, भावात्मक, सामाजिक पहलू के बारे में जानकारी IBT परीक्षण के माध्यम से मिलती है। तो IBT परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? IBT यानी स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट। इंक यानी स्याही, स्याही की जरूरत किसे पड़ती है? हर मैन को जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसे पेन की आवश्यकता होती है और पेन में क्या होता है? स्याही होती है। इसलिए हर मैन को स्याही की जरूरत पड़ती है। सेकंड है TAT, थेमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट। इसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, नाम से ही टेट, बार बार टेट के एग्जाम है वो सरकार द्वारा कराए जाते हैं, और जैसे हम टेट की परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो पेपर को देखकर क्या करते हैं? मर गए रे। क्या? मर गए रे। तो टेट विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन और मुरे। किस प्रकार से? मर गए रे। और मर गए को किससे नाम याद रखना अपन? मॉर्गन से। मर गए, मॉर्गन। टेट विधि के प्रतिपादक हैं मर गए, मॉर्गन व मुर्रे। इन्होंने 1935 ईस्वी में इस विधि का प्रतिपादन किया था। इसमें कुल जो कार्ड होते हैं वो 31 कार्ड होते हैं। इन 31 कार्डों में से 10 तो पुरुषों के, 10 महिलाओं के और 10 दोनों के लिए होते हैं। ये होते हैं कुल 30 कार्ड। 10 पुरुषों के हो गए, 10 महिलाओं के लिए हो गए और 10 दोनों के लिए, महिला और पुरुषों के लिए। और एक कार्ड जो है वो खाली होता है, क्योंकि कुल 31 कार्ड है, 30 + 1 है। परीक्षार्थी को इसमें एक एक कार्ड दिखाया जाता है और दिखा करके चित्र के बारे में
कुछ कहानी लिखने के लिए या कुछ कहानी सुनने के लिए कहा जाता है और परीक्षार्थी है उस चित्र को देख कहानी सुनाता है। कौन सी विधि में? टेट में। टेट के एग्जाम के बारे में सुनते ही क्या हो जाता है? मर गए रे मॉर्गन और वह मूरे, हमें एकदम से याद हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। वह स्वयं को पात्र मानकर अपनी ही समस्याओं, विचारों, भावनाओं को व्यक्त कर देता है। इससे उसकी समस्याओं का पता लगाकर निर्देशन दिया जा सकता है। ये टैट विधि में होता है। इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं, 10 पुरुषों के, 10 महिलाओं के लिए और 10 दोनों के लिए, और एक जो कार्ड होता है वो खाली होता है। टैट परीक्षण की शिक्षा मनोविज्ञान में क्या उपयोगिता है? यह 14 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। दोस्तों ये याद रखना है कि टैट परीक्षण किन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है? 14 वर्ष से अधिक आयु के हैं उनके लिए क्या है? टैट है। क्या है उनके लिए? टैट। और टैट की एग्जाम देखते ही क्या करते हैं अपन? बोलते हैं मर गए रे मार्गन व मूरे। नेक्स्ट विधि है CAT, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट। इस विधि को बालक अंतर्बोध परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रतिपादक हैं लियोपोल्ड बेलेक। 1948 में इस विधि का प्रतिपादन किया था। इस विधि को किस ट्रिक के माध्यम से याद रखना है? C यानी चाइल्ड। चाइल्ड कौन होता है? बालक होता है। बेलेक होता है, ध्यान रखना है हमें। चाइल्ड बालक होता है लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है बेलक होता है। चाइल्ड कौन होता है? बेलक होता है। लियोपोल्ड बेलक। चाइल्ड CAT, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट। बालक, बालक यहाँ पे बालक में ही नाम छुपा हुआ है बेलक। हिंदी में देखेंगे तो यहाँ पे छुपा हुआ है बालक यानी बेलक। लियोपोल्ड बेलक जिन्होंने 1948 में इस विधि का प्रतिपादन किया था। इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं और इसमें जो चित्र होते हैं वो जानवरों के चित्र होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस विधि में बालकों का प्रशिक्षण करने के लिए जानवरों के चित्र दिखाए जाते हैं? कैट विधि में बालक अंतर्बोध परीक्षण में, जिसमें 10 कार्डों पर चर्चा होती है। इस विधि में बच्चे हैं वो जानवर का चित्र देखकर उनसे घनिष्ठता स्थापित करते हैं और क्या करते हैं? कहानी बनाते हैं। वे स्वयं को इनका पात्र मान बैठते हैं और कहानी का निर्माण करते हैं। यह विधि है 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है, क्योंकि बालक बेलक इनका प्रतिपादक करने वाले थे और 3 से 11 वर्ष तक के बालक है उनके लिए यह विधि CAT उपयोगी है। भारत में इसका जो परीक्षण है, संशोधन है, कोलकाता की उमा चौधरी ने किया था। कैट की उपयोगिता है बच्चों के व्यक्तित्व के मूल्यांकन करने, समायोजन करने, आवश्यकताओं, अभिवृद्धि इत्यादि का पता लगाने के लिए कैट परीक्षण बहुत उपयोगी है। EWAT विधि यानी फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। इस विधि के प्रतिपादक थे गाल्टन, जिन्होंने 1879 ईस्वी में इस विधि का प्रतिपादन किया था। इसमें 75 शब्दों की एक सूची तैयार की गई थी। तो इस विधि में व्यक्ति को उद्दीपक के रूप में शब्द सुनाए जाते हैं और फिर उन शब्दों के संबंध में उसे बोलना होता है। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग है वो युंग व फ्राइड ने किया था। फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट विधि की क्या उपयोगिता है? यह असामान्य व्यक्ति का मूल्यांकन, दमित प्रवृत्ति, कुछ समायोजन, निराशा का पता लगाने में उपयोगी है। SCT विधि, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण, इसके प्रतिपादक है पाइने व टेडलर। 1930 में इस विधि का प्रतिपादन किया था। इस परीक्षण में अधूरे वाक्यों को पूरा करना होता है। किस प्रकार से? इसमें एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया गया है, मुझे दुख अनुभव होता है जब। अब इसमें आगे के वाक्य को पूरा करना होता है। यह 14 से 19 वर्ष तक के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। कौन सी विधि? वाक्य पूर्ति परीक्षण। सबसे पहले इसका जो प्रयोग है वो एविंग होश ने किया था। भारत में विश्वनाथ मुखर्जी ने इस विधि का प्रयोग किया था। वाक्य पूर्ति परीक्षण की उपयोगिता, दबी हुई दमित इच्छाओं, अचेतन मन का अध्ययन करने के लिए वाक्य पूर्ति परीक्षण बहुत उपयोगी है। नाटक या अभिनय विधि, जिसे खेल या रोल प्ले के नाम से जाना जाता है, इसके प्रतिपादक थे मोरेनो। व्यक्तित्व मापन की ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमें ध्यान में रखना है। नाटक या अभिनय विधि, खेल विधि जिसे रोल प्ले के नाम से जाना जाता है, यह है व्यक्तित्व मापन की सबसे उपयुक्त अच्छी विधि मानी जाती है। SAT विधि, सीनियर अपरसेप्शन टेस्ट, प्रौढ़ बोध परीक्षण। पीछे हम कैट की चर्चा कर चुके हैं, अब सेट आ गया। कैट में C था, बालक था तो बेलक थे। सेट ये भी लियोपोल्ड बेलक यानी सेट है। इसमें 16 कार्ड होते हैं। यह 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए उपयोगी मानी जाती है। कौन सी? सेट। उमा चौधरी ने 1978 में इस विधि का अनुवाद किया था।
मोजेक परीक्षण, इसके प्रतिपादक हैं मार्गेट लोवेनफील्ड। यह ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, हस्तलेख मूल्यांकन में बहुत उपयोगी मानी जाती है। चित्र कहानी बनाओ परीक्षण, इस विधि के प्रतिपादक हैं श्रीडमैन। घर पेड़ व्यक्ति परीक्षण, जिसे शॉर्ट में HTP कहा जाता है, हाउस ट्री पर्सन टेस्ट, इसके प्रतिपादक बक हैं। इसमें 22 चित्र होते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे YouTube परिवार के सदस्य बन सकें और हमें एक मोटिवेशन मिल सके।